नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को अगर स्टडी किया जाए तो उसमें हमने देखा है कि उसमें 50% आपका वेटेज जीके और जीएस का रहने वाला है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने यहाँ पर आपके लिए जीके जीएस की यहाँ पर पूरी सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट की है और मैं आपके साथ श्योरिटी के साथ यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर आप उस सीरीज़ को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका जीके जीएस का पोर्शन आप आराम से बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और दोस्तों, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करें मेरे वीडियोस को, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जैसे ही हमारा वीडियो यहाँ पर मिलेगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को आराम से देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, और ये ज्योग्राफी का वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले मैंने हिस्ट्री के वीडियोस ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और ये सारी की सारी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में यहाँ पर जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, इनके भी वीडियोस आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों, और अगर आप लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही अगर कोई नोटिफिकेशन ऑनलाइन यहाँ पर जारी किया जाता है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा समय के वीडियोज़ प्रोवाइड कर देंगे। 2-2, 3-3, 4-4 घंटों का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट जरूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वह है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भारत में जो दक्कन का पठार है इसमें जो बेसाल्ट निर्मित लावा शैल हैं, इनका जो निर्माण है ये किस युग में हुआ है। ठीक है, तो इनका जो निर्माण है ये आपको यहाँ पर बताना है कि किस युग में इनका निर्माण हुआ है। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्रिस्टेशियन युग में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। क्रिस्टेशियन युग में इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाता है? क्रिस्टेशियन युग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल भी बता दूँ कि कार्बोनीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि जो क्रिस्टेशियन युग था इसके दौरान क्या हुआ? अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, और इसी काल में डक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का भी निर्माण हुआ। डक्कन ट्रैप का जो निर्माण है ये लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब इसका निर्माण हुआ, तो इसका निर्माण लगभग 146 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, 146 मिलियन वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? मेघालय का पठार भाग है। तो दोस्तों, जो मेघालय का पठार है ये किसका भाग है यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों, जो मेघालय का पठार है ये आपका प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। मेघालय का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है और ये भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? भ्रंशन हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर प्रायद्वीपीय भाग जो है ये मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। तो भारत के अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वत है ये कब निर्मित हुए, किस युग में या किस महाकल्प में निर्मित हुए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रायद्वीपीय पर्वतों का जो निर्माण है ये पेलियोजोइक कल्प से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेलियोजोइक कल्प से संबंधित है कौन सा? प्रायद्वीपीय पर्वत के निर्माण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या निकल कर आता है? छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो छोटा नागपुर है पठार, इसका जो सर्वाधिक घना बसा जिला जो है वो धनबाद है, ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकीकरण। यानी कि खनन उद्योग का यहाँ पर विकास हुआ, यानी कि औद्योगिकीकरण होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा घनी आबादी यहाँ पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो धनबाद है इसमें लाल मिट्टी व्यापक तौर पर पाई जाती है, और ये जो लाल मिट्टी होती है ये कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकीर्णन का कारण नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कारण जनसंख्या के संकीर्णन का क्या हो सकता है? खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकीकरण। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार जो है यहाँ पर जो घना बसा जिला है धनबाद, वो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर जैसे जो ऑप्शन दिए गए हैं कि उपजाऊ मिट्टी, तो ऐसा नहीं है। लाल मिट्टी पाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, और दूसरा कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि पाए जाना, तो ये भी यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है हाँ, कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना ये यहाँ पर सही हो सकता है, और जनसंख्या के संकीर्णन का कारण तो ये नहीं बन सकता, लेकिन खनन उद्योग जो यहाँ पर विकसित हुआ है और औद्योगिकीकरण जो हुआ है इसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या का यहाँ पर बसाव ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार क्या है? तो एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है या एक समप्राय भूमि है? छोटा नागपुर पठार क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाता है छोटा नागपुर पठार ये एक अग्र गंभीर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है,
देखिए छोटा नागपुर पठार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है और इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र पर आपको विचार करना है। मानचित्र में ए, बी, सी एंड डी द्वारा अंकित स्थान क्रमशः कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आ जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका रिफ्ट घाटी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ मैदान, फिर छोटा नागपुर पठार और वर्षा छाया क्षेत्र। तो ये यहाँ पर सही आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाता है ये आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया कि नर्मदा ताप्ती जो रिफ्ट घाटी है ये हो जाएगा यहाँ पर ए, जो ये दिया गया है नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी। उसके बाद जो बी है ये छत्तीसगढ़ हो सकता है, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है ये हो गया। और यहाँ पर जो सी की बात की जा रही है ये छोटा नागपुर पठार। ठीक है, ये जो कि झारखंड में छोटा नागपुर पठार। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाता है पश्चिमी घाट के पूर्व में वृष्टि छाया प्रदेश। ये जो डी है ये वृष्टि छाया प्रदेश है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आगे हम देखते चलेंगे, इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाता है ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित जो पठार है वो मालवा का पठार है। ठीक है, और इसकी जो उत्तरी सीमा है ये अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो मालवा का पठार है ये अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है और अरावली जो है ये उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा पर विंध्य श्रेणी है। और अगर हम पूर्वी सीमा की बात करें तो पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा इसकी निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो दोस्तों जो दंडकारण्य क्षेत्र है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये हो जाएगा, ये आपका दंडकारण्य जो क्षेत्र है ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। देखिए जो दंडकारण्य क्षेत्र है ये उड़ीसा, कोरापुट और कालाहांडी जिला, छत्तीसगढ़ बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम जिलों में 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में है और आंध्र प्रदेश, इन तीनों के तीनों स्टेट्स में फैला हुआ है। और इसका जो एरिया है वो है 89,078 वर्ग किलोमीटर, यानी 89078 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो किस तट से भारत का औसत यहाँ पर समुद्र तल नापा जाता है, तो इसका जो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। ठीक है, भारत का जो औसत समुद्र तल है ये चेन्नई तट से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो दोस्तों भारत का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है इसका जो विस्तार है ये आपका आंसर नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, तट से 12 समुद्री मील तक, यानी कि जो तट है हमारा, जो भारत का प्रायद्वीपीय तट है उससे 12 समुद्री मील तक की जो दूरी है वो हमारा प्रादेशिक जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर प्रादेशिक जल क्षेत्र की बात करते हैं तो किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है और क्षेत्रीय सागर की जो दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो भारत की तट रेखा जो है इसकी जो कुल लंबाई है ये लगभग 7500 किलोमीटर है, यानी कि एग्जैक्ट देखा जाए जो यहाँ पर आपका हो जाता है 7516.6, यानी कि 7516.6 ये इसका जो है तट रेखा की कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो भारत के जो समुद्री तट की बात की जा रही है किस राज्य का सबसे अधिक लंबा है। बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर कुछ भी इसमें टफ नहीं है, आप लोग आराम से यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। जो गुजरात का तट है ये भारत में समुद्री तट सबसे लंबा है गुजरात का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं जो कि तट रेखा से लगे हुए हैं। तो भारत के 9 राज्य जो हैं ये तट रेखा से लगे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक किसका था।
तो ये किसका था? जो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल हमारा है, इसमें रत्नाकर नाम किस चीज़ का सूचक था, यानी कि किस सागर का या किस खाड़ी का सूचक ये था? तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं प्राचीन भारत में जो किस नाम का ये सूचक था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसमें भूगोल में रत्नाकर नाम हिंद महासागर के लिए सूचित किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। तो सर्वाधिक तटीय अपरदन किसकी वजह से होता है, किससे होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लहरों से। ठीक है, तटीय अपरदन में समुद्री लहरें, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें सर्वाधिक तटीय अपरदन जो होता है ये लहरों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। तो इन पर आपको यहाँ पर विचार करना है। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जंजीरा की, तो ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। और सिंधुदुर्ग जो है ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में। केरल जो है ये कन्नूर जो है ये केरल के कन्नूर जिले में है। और नागरकोइल ये तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1 4 2 3। ठीक है, यानी कि जंजीरा, उसके बाद यहाँ पर सिंधुदुर्ग, फिर उसके बाद कन्नूर और फिर उसके बाद नागरकोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए हुए मानचित्र पर यहाँ पर आपको ध्यान देना है और भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग द्योतित करते हैं। समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र, लवण गहनता सम्मान क्षेत्र, वे क्षेत्र जिन पर प्रभुसत्ता का विस्तार है, अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। तो ये जो यहाँ पर क्षेत्र हैं इसमें आपको बताना है कि ये जो है किस चीज़ को सूचित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लवण गहनता सममान रेखा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मानचित्र यहाँ पर दिखाया गया है भारत के तटीय क्षेत्रों में समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का नियंत्रण किया गया है। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर कंफर्म कर लेता हूँ। इसमें आंसर नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इससे बताया जा रहा है कि इसमें कौन सा कितना ज़्यादा गहरा क्षेत्र है उस चीज़ को यहाँ पर ये चीज़ इसके द्वारा दर्शाई जा रही है। तो ये अगर हम मानचित्र यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, या आप लोग यहाँ पर मानचित्र देख पा रहे हैं, तो ये भारत के तटीय क्षेत्रों समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का मानचित्र यहाँ पर किया गया है, जो कि क्रमशः तट से सागरीय नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान और सागरीय गर्त पाए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका महासागरीय मग्न तट, फिर उसके बाद आता है महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर उसके बाद गहरा सागरीय मैदान और फिर सागरीय गर्त। ये आपका यहाँ पर इस तरह से इसका डिवीजन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो इनमें से कौन कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है इस पर आपको यहाँ पर विचार करना है। पूर्वी तट और पश्चिमी तट, इनके बारे में हमको आराम से अच्छे से जानकारी होगी, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। जंजीरा और उडुपी ये दोनों के दोनों पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। इसके बारे में बता देता हूं। जो जंजीरा है मैंने बताया था आपको अभी पिछले ही क्वेश्चन में कि ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, जो कि पूर्वी तट पर है। और उडुपी जो है ये कर्नाटक के उडुपी जिले में है, तो कर्नाटक भी यहाँ पर पश्चिमी तट पर ही आता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओरोविले की, तो ये तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पुडुचेरी में अवस्थित है। और इस नगर का जो अधिकांश भाग है तमिलनाडु में तथा कुछ भाग पुडुचेरी में है। और तूतीकोरिन जो यहाँ पर दिया गया है ये तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पर सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा तो दीघा हो जाएगा, ये आपका पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा इसका सुमेलन। गोपालपुर ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ओडिशा। कलांगुट ये आपका यहाँ पर गोवा हो जाता है। और मरीना आपका तमिलनाडु हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए यहाँ पर दिए गए सागरी पुलिनों तथा उनसे संबंधित राज्यों को सम्मिलित किया गया है। तो सागरी पुलिन जो है और उनसे संबंधित जो राज्य हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है?
तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट जो है, इस तट को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट जो है, अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं, ठीक है, कोरोमंडल तट के अगर हम विस्तार की बात करते हैं तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्व में, यहाँ पर क्या बात की जा रही है, दक्षिण पूर्व की बात की जा रही है, दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु यानी कि कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कमोरिन कन्याकुमारी तक यहाँ पर फैला है। तो आंध्र प्रदेश से लेकर ये कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है। तो तमिलनाडु का जो समुद्र तट है, इसे हम क्या बोलते हैं। तो तमिलनाडु के समुद्र तट को ही हम यहाँ पर कोरोमंडल तट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर यानी कि सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो ये सैंडल पीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वन लाइनर क्वेश्चन यानी कि जो सिंगल वन एग्जाम होते हैं उसमें आपका ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन पर आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, कि भारत के कौन सा क्वेश्चन फिर से देता हूँ कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर, जिसे हम सैंडल पीक भी बोलते हैं, ये कहाँ पर अवस्थित है। तो ये जो सैंडल पीक है, ये अंडमान द्वीप समूह का सबसे पहली बात तो ये सर्वोच्च शिखर है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो ये सैंडल पीक है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो ये ऊंचाई 732 मीटर है। ठीक है, और उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट ये स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान के द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान व निकोबार कहाँ पर स्थित हैं। तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर पूछा गया है। बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप समूह हैं, अरब सागर में 2 द्वीप समूह हैं, या हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं। तो अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी के 2 द्वीप समूह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीपों में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो इसमें जो द्वीपों की संख्या है ये 222 है। एग्जैक्ट अगर यहाँ पर ध्यान देते हैं तो अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या 222 है, जबकि द्वीपों एवं टापुओं की कुल संख्या 572 है। तो यहाँ पर 220 के आसपास के करीब है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है। तो दोस्तों जो 10 डिग्री चैनल है, ये अंडमान द्वीप समूह यानी कि लघु अंडमान को निकोबार द्वीप समूह जो कार निकोबार है इससे अलग करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि लघु अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से अलग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अंडमान और निकोबार, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैरन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों जो वैरन द्वीप है ये आपको बताना है कि कहाँ पर अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी में है, अरब सागर में है, चीन सागर में है, या भूमध्य सागर में स्थित है। तो जो वैरन द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। तो इसकी अगर एग्जैक्ट लोकेशन की हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और बंगाल की खाड़ी में कहाँ पर अवस्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में जो पोर्ट ब्लेयर है यहाँ से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। और ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया का और भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो वैरन द्वीप ही है। और इस ज्वालामुखी से जो पहला उद्गार हुआ था ये 1787 में हुआ था। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि इसमें जो पहला उद्गार कब हुआ था, तो 1787 में हुआ था। और ये भारत का पहला एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक है, और ये दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है। तो भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग है जिस किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसके किस अन्य नाम से जाना जाता है ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, इसको कोंकण तट, ठीक है, तो यहाँ पर उत्तरी भाग को पूछा है तो इसे क्या कोंकण तट के नाम से जानता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर एकदम सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं अगर और जानकारी देना चाहूँ तो भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये संकीर्ण है और इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग हो गया, तो जो पश्चिमी भाग है इसको 2 तटों में डिवाइड किया गया है। आपका पहले यहाँ पर इधर मालाबार तट और कोंकण तट। कोंकण तट आपका जो है, ठीक है, तो यहाँ पर उत्तरी भाग में आपका कोंकण तट पड़ता है और
दक्षिणी भाग में आपका मालाबार तट, तो नीचे आपका मालाबार तट हो जाएगा और ऊपर की तरफ यहाँ पर कोंकण तट हो जाएगा। जबकि पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार तट एवं कोरोमंडल तट शामिल है। और अगर पूर्वी तटीय मैदान की बात करें, मतलब इधर की तरफ हम जाते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से तट हैं, एक आपका कोरोमंडल तट आ जाता है और उत्तरी सरकार तट, ये 2 तट आते हैं। उत्तरी सरकार तट का जो विस्तार है ये गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट जो है ये कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक विस्तारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। तो कौन से द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, तो यहाँ पर एक ही मात्र द्वीप है, वैरन द्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। इसका जो है ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है वैरन द्वीप का जो उद्गम है, और ये जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान द्वीप पर स्थित है। और यहाँ सर्वप्रथम 1787 ईस्वी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, और ये जो द्वीप है ये अंडमान सागर यानी कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये आपका बताना है कि किस जगह पर अवस्थित है। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि श्रीहरिकोटा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुलिकट झील के समीप। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप अवस्थित है, और ये जो द्वीप है ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है, और यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम सेतु शुरू होता है, तो राम सेतु कहाँ से शुरू होता है। तो राम सेतु जो है ये धनुषकोडी से प्रारंभ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। राम सेतु जो है ये भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार से सबसे निकट है। तो भौगोलिक रूप में ग्रेट निकोबार के सबसे निकट इसमें से कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमात्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो लक्षद्वीप है ये आपका अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में केरल तट यानी कि दक्षिणी पश्चिमी भारत से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का एक समूह है, और ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं, यानी कि प्रवाल द्वीप हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है आपका कि लक्ष्य कौन से द्वीप प्रवाल द्वीप हो रहे हैं, तो लक्षद्वीप हो जाएगा आपका। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की जो कुल संख्या है ये 36 है, ये भी याद रखना है आपको। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, जबकि इनमें केवल 10 ही आबाद हैं, ठीक है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। ध्यान रखना है, सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय का शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है, ठीक है। तो जो मिनिकॉय है ये शेष द्वीपों समूह से किस डिग्री चैनल से अलग होता है, 9 डिग्री चैनल से अलग होता है, और यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा यानी कि 4.8 वर्ग किलोमीटर द्वीप भी है। करवत्ती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है, जो करवत्ती द्वीप पर स्थित है, यानी कि करवत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है और ये करवत्ती द्वीप पर स्थित है। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरॉथ अथवा एडरॉथ 4.9 वर्ग किलोमीटर है। तो ये याद रखने सारे इसके जो मैंने बताए हैं इसके फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाता है ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी मिनिकॉय, ठीक है। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इनके आधार पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भटकल, अरनाला एवं हेनरी द्वीप अपतटीय श्रेणी की में आते हैं, जबकि अगर सुदूरवर्ती द्वीप की बात करते हैं तो ये आपका मिनिकॉय द्वीप हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो इसमें से कौन सा द्वीप समूह है जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामेश्वर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। तो किस द्वीप पर, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर, किसी द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो ये है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। द्वीप पर निर्मित भारत के अगर सबसे बड़े नगर की बात करते हैं जो किसी द्वीप पर स्थित है तो ये है आपका मुंबई। और पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है और नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिए गए द्वीप तथा उनकी अवस्थिति का सुमेलन यहाँ पर करना है। तो वेयंत सयोधर ये कहाँ पर स्थित है। तो ये कच्छ की खाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
3 आपका सही आंसर हो जाता है। और पिरन ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है खंभात की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है द्वारका, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अरब सागर तट पर स्थित है। और उसके बाद दीव जो है ये काठियावाड़ तट पर स्थित है। दीव कहाँ पर है? ये काठियावाड़ तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये सही सुमेलन इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। तो कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कच्छ के रण में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता है। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है और यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर क्रीक विवाद। तो ये जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। ठीक है, यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का कब्जा बरकरार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? लातूर किस प्रांत में है? आपको बताना है कि जो लातूर है ये किस प्रांत में है। तो लातूर जो है यह महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, लातूर क्या है? महाराष्ट्र का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह क्या है? तो विदर्भ जो है यह महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। तो महाराष्ट्र राज्य का अंग है और इसका ये उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, पाट अंचल अवस्थित है। तो पाट अंचल जो है ये छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। यानी कि छोटा नागपुर प्रदेश में इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर भी होते हैं। छोटा नागपुर का जो अधिकांश भाग है झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश करने के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। यानी कि यह कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। और कहाँ पर? झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो इनमें भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। यानी कि आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया गया था। तो कोहिनूर हीरा जो है ये आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से प्राप्त किया गया था। कहाँ से प्राप्त किया गया था? किस स्टेट से? आंध्र प्रदेश से। और किस खान से? तो कोल्लूर की खान से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी वजह से इसे भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर का अधिकांश धरातल है किस तरह का है? उसका जो है भूभाग यानी कि उसकी जो बनावट है वो क्या है? उसमें क्या है? पठार है, मैदान है, पर्वत है। अधिकांश भाग किस तरह का है? तो मणिपुर की अगर हम कुल भूमि की बात करते हैं तो ये 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है, जो यहाँ की कुल भूमि का 8% है। जबकि मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। तो यहाँ पर दोनों यहाँ पर बताए गए हैं, पहाड़ी और पर्वतीय किस्म। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर कंफर्म कर लेता हूँ क्या हो सकता है। इसका आंसर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया है सी आंसर यहाँ पर बताया गया है। सॉरी, एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 6 का है ये। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पर्वतीय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? तो इन द्वीपों को कहा जाता है फूमड़ी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। फूमड़ी जो है ये मणिपुर की लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? यानी कि सिलिकॉन वैली, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। और कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु यानी कि बेंगलोर शहर स्थित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है?
तो इनमें कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो देखिए औरंगाबाद ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत सुमेलित किया गया है। पालनपुर आपका गुजरात में पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। हुबली ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। और गुंटूर ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, तो ये आपका यहाँ पर हुबली जो है ये आपका कर्नाटक में और गुंटूर आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये सारे गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। तो इनमें से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में स्थित है ये आपको यहाँ पर बताना है। इसमें नगर दिए गए हैं, तो कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में स्थित है आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया इसके दौरान मैं बता दूं कि यहाँ पर सभी विकल्प गलत है, क्योंकि वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल जिले उत्तर प्रदेश क्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर एवं बागपत जिले तथा राजस्थान उपक्षेत्र के तहत अलवर एवं भरतपुर जिले शामिल हैं। खुर्जा नगर बुलंदशहर में स्थित है, बुलंदशहर जिले में आता है, तो यहाँ पर अम्बाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। हरियाणा के अम्बाला नगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रति चुंबकीय क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। तो वर्तमान स्थिति के आधार पर यहाँ पर विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दोस्तों आज के लिए यहाँ पर इतने ही क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर लगभग मैंने 50 क्वेश्चंस आज के लिए यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं यहाँ पर कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।